गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि ये वाला चैप्टर मैं भी ये जानता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये अभी बेशक आपको 9th के एग्जाम में ना आए, बट with this chapter you will understand many things which relate you with democracy. And basically this in 9th class your whole book is related to democracy, है ना। तो हम डेमोक्रेसी को समझते हैं, उसमें उसके एब्सेंस में कैसे लोग रहते हैं, उसके विदाउट एब्सेंस में कैसे लोग रहते हैं। और आप एक चीज ये देखेंगे कि पिछला ये जो 100 साल का है, जो पिछली जो शताब्दी गई है, जो सेंचुरी गई है, इस सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज जो है फ्रॉम डिफरेंट मोनार्की या फ्रॉम मिलिट्री रूल, दे ऑल बिकम टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, राइट। और डेमोक्रेसी आपको पता है जहां पे हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अवसर होता है, यानी कि हमारा राइट होता है कि हम अपने उनको चुन लें। तो इस वजह से ये जो डेमोक्रेसी है, और आप आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों की हम रेफरेंस लेते हैं हमेशा दैट एज इन चैप्टर 1 वी हैव रेड। तो इसमें हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, चाहे वो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं, क्योंकि 10th में दिस विल क्रिएट योर बेस, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेके ही इसमें चलूंगा। तो हम पहले देखते हैं, जैसे ही, और आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी एकदम ऐसी नहीं आई होगी कि मतलब हमने सोच लिया कि डेमोक्रेसी चाहिए और एकदम डेमोक्रेसी आ गई होगी। उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न, यत्न और बहुत संघर्ष करना पड़ा है लोगों को, तब कहीं जाके डेमोक्रेसी आई है। जैसे प्यारे बच्चों, अभी जो हम स्टार्टिंग जो अभी की हम वो देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे अबाउट टू कंट्रीज। वन इज फ्रॉम लैटिन अमेरिका, यानी कि सदर्न अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, और एक कंट्री हम यूरोप से देखेंगे। और वो कौन सी कंट्रीज हैं, एक बार हम उनकी लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसके पहले हम देखेंगे अबाउट चाइल्ड, है ना। दिस इज, ये हमारा प्यारा भारत है, आप जानते हैं सदर्न अमेरिका है। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वाडोर, क्योंकि इक्वेटर इसको बिल्कुल बीचों बीच से निकालती है, इसलिए इसका नाम इक्वाडोर है। इसके नीचे है पेरू, और इसके नीचे यहां से शुरू हो जाता है, दिस इज चाइल्ड, है ना, एक मिर्च की तरह पतला सा है दिस। आप अपने भी मैप में जरूर इसको देखिएगा। तो ये जो चाइल्ड है, इसकी कैपिटल है सेंटिएगो। हम कहते हैं ना यार मैं तो सेंटी हो गया, तो इसकी कैपिटल है सेंटिएगो, मिर्च की तरह है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें अबाउट चाइल्ड, तो अब स्टोरी के तहत तो मैं आपको बताऊंगा ये जो आपके बुक में है, लेकिन अगर मैं इसको आपको वैसे समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज दिस चाइल्ड, तो इसके बारे में क्या ऐसा है जो हमें फैक्ट्स जानकर अच्छा लगेगा। चाइल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, यानी वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए द लार्जेस्ट स्विमिंग पूल, तो दैट इज इन चाइल्ड। फिर आप देखेंगे कि दुनिया में अगर सबसे तेज अगर कहीं भूकंप आया है, सबसे तेज अगर कहीं भूकंप आया जहां पे लोग रहते हैं, तो वो भी चाइल्ड में है, दैट इज 9.4 रिएक्टर स्केल, है ना, जो हमने उसका पैमाना किया 9.4। दुनिया में इससे भयंकर कभी भी अर्थक्वेक नहीं आया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेन इन चाइल्ड। फिर आप देखेंगे कॉपर आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर जो पाया जाता है वो अगेन कहाँ पाया जाता है, चाइल्ड में, ठीक है। और मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसकी लोकेशन को बार बार ध्यान में रखेंगे। इट इज इन लैटिन अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। लैटिन अमेरिका क्योंकि स्पेन के अंडर में रहा था ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, और अगर मैं इसके फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी जहां बिल्कुल सूखा पड़ता है, जहां मतलब आज तक बारिश शायद हुई ही नहीं है, तो वो डेजर्ट भी यहाँ पर है, एटाकामा डेजर्ट, ATA एटाकामा, भिकाईजी कामा अगर आपने सुना हो नाम, तो एटाकामा डेजर्ट ये ड्राइस्ट प्लेस है ना। तो देखो कितनी चीजों में टॉप पे है, स्विमिंग पूल ले लो, अर्थक्वेक ले लो, कॉपर ले लो, ड्राइस्ट प्लेस ले लो, और फिर साथ में आप देखते हैं कि यस वन मोर थिंग, कि जो चाइल्ड है आप इसको ध्यान देंगे तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन आपको पता है ना क्या होता है, 9th में आपने पढ़ा है, जो समुद्र के किनारे, यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अगर आप बात करेंगे वर्टिकली, यहाँ पे किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। अब आप कहोगे सर रशिया की भी तो कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, लेकिन हम अभी वर्टिकली बात कर रहे हैं।
तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आप कह लो, मतलब बहुत ही एक लंबी इसकी कॉस्ट लाइन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हमने जानने की कोशिश की अबाउट चाइल्ड। जब भी मैं चाइल्ड आपको बोलूं तो आपको याद रखना है एलेंडे, सैल्वाडोर एलेंडे, एक नाम याद रखना है। जो अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइल्ड का किसी एक अच्छे व्यक्ति का नाम बताओ, या मतलब एक कंट्री, जैसे हम जर्मनी, हिटलर है ना, जैसे हम जर्मनी बोलते हैं तो हिटलर हमारे माइंड में आ जाता है, हम जब हिटलर बोलते हैं तो जर्मनी हमारे माइंड में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें हर एक कंट्री के साथ एक पर्सनालिटी को याद करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो जो है सैल्वाडोर एलेंडे। अब जब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो यू विल रियलाइज कि कितना जबरदस्त एक वो नेता रहा होगा अपने देश के लिए, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो जैसे आपको गुड, जैसे चाइल्ड की कैपिटल क्या है, सेंटियागो, अच्छे के लिए सैल्वाडोर एलेंडे, राइट, ये आपको याद रखना है। और साथ में आप याद रखेंगे गैप, GAP, ये वहां के बुरे व्यक्ति थे। बुरे व्यक्ति मतलब जिन्होंने वहां पे काफी अत्याचार किए। G फॉर जनरल, जनरल यानी वो मिलिट्री में थे, जनरल। और A फॉर अगस्तो, अगस्त होता है ना, अगस्त का महीना, उसके आगे O लगा देना बस, अगस्तो, जनरल अगस्तो पिनोचेट, GAP यानी एलेंडे गैप, है ना। एलेंडे इज अ गुड, गैप इज अ बैड। जनरल A फॉर, यस, A फॉर अगस्तो, अगस्त महीने से, अगस्त, एंड देन पिनोचेट। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं। इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैं इसकी शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूं कि 1973 11 सितंबर की बात है। आपको डेट वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको मैं कहानी के तौर पे बताता हूं। जैसे आप अपना ये चैप्टर खोलते हैं तो यहाँ पे आप ये एक फोटो देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है दिस इज सैल्वाडोर एलेंडे। इसका सिर्फ मैं एक पैराग्राफ आपको बोल के सुनाना चाहता हूँ कि जब ये, इनको ये पता था कि वहां पर मिलिट्री कूप होने वाला है। मिलिट्री कूप क्या होता है, देखो मैंने आपको अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे मिलिट्री कूप, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मिलिट्री कूप का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, जनरल अगस्तो पिनोचेट, यानी कि मैं इसको पिनोचेट बोलूंगा। तो पिनोचेट जो है, ये आर्मी में एक जनरल थे। और आप एक चीज और इसके पीछे का जब आप लॉजिक समझेंगे तो जब 1970 में सैल्वाडोर एलेंडे, ये एक बहुत ही अच्छे, और इन्होंने एक मतलब अलग अलग पार्टीज को मिला के जो एक बहुत बड़ा कॉलिजन हुआ था। अब आप पूछेंगे व्हाट इज कॉलिजन, बेटा कॉलिजन का मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मिलिट्री कूप मैंने बताया, जहाँ पे जो मिलिट्री है जब वो सरकार के खिलाफ जाकर और सरकार को हटाकर खुद जब वो शासन करने लग जाती है, तो या अटैक करती है जब सरकार के ऊपर, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कूप। ठीक है, तो अब मैंने जैसा बताया, जो सैल्वाडोर एलेंडे है, इसने क्या किया कि ही वॉज द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड, है ना। इसने अलग अलग पार्टी से मिलकर जो एक गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि मिलकर जो अलग अलग पार्टी से मिलके जब सरकार बनती है तो उसको बोलते हैं COALITION, कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग ग्रुप से मिलके उसका लीडर था सैल्वाडोर एलेंडे। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी, आप ये बात ध्यान रखेंगे साथ में। अब 70 में बने, 73 तक आते आते इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए। जैसे एजुकेशन में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए इन्होंने। क्या किया, जो गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, उनको मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन उनके घर तक पहुंचाने, पुअर बच्चों के लिए लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई। मतलब कई ऐसे काम किए जो फॉरेन की कंपनीज थी उनको उन्होंने मतलब अपने देश से निकालने का काम शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकन कंपनी, जो अमेरिका, यानी कि अमेरिका का काफी सपोर्ट था गैप को, पिनोचेट को, यानी कि अमेरिका ने सपोर्ट किया पिनोचेट को। अब इसी डेमोक्रेसी में आप समझेंगे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो आजकल भी आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर रशिया या अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस तरीके से हेल्प की और अपना इम्पैक्ट वहां पे जमाया और अपने हिसाब से सरकार को बदलने की कोशिश की। जैसा कि आप पिनोचेट के तहत, यानी अमेरिका ने पिनोचेट को मोहरा बनाया और एलेंडे को, वो एक चुने हुए व्यक्ति को, डेमोक्रेटिक नेता को हटा दिया। ऐसे आजकल आप चाइना को देख रहे होंगे, किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को अपने काबू में ले रहा है, नेपाल को काबू में ले रहा है, फिर श्रीलंका को, और वो भी एक कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझनी जरूरी है। तो हम आ जाते हैं एलेंडे के पास। एलेंडे चुना हुआ व्यक्ति, उसने काफी अच्छे अच्छे काम किए, फॉरेन कंपनीज को भगाना शुरू किया अपने देश से। इससे क्या हुआ, जो अमेरिकन है उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी फॉरेन कंपनीज को, तो उन्होंने पिनोचेट को मोहरा बनाकर, और पिनोचेट ने क्या किया कि 11 तारीख को जब डिफेंस मिनिस्टर चाइल्ड का अपने ऑफिस में जा रहा था तो उसको बंदी बना लिया।
ठीक है। और उसके बाद मिलिट्री जो है वो एलेंडे के पास गई और एलेंडे को कहा कि आप या तो देश छोड़ दें या आप राष्ट्रपति जो आप हैं अभी उससे आप इस्तीफा दे दें। लेकिन सैल्वाडोर एलेंडे इन दोनों ही कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसको पता था कि मेरी अभी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने मना कर दिया। तो अब क्योंकि ये होना था, कई चीजें हमें दिख जाती हैं कि भाई सिस्टम जो है थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जनरल पिनोचेट जो है काफी एग्रेसिव होता जा रहा है, अगर मैंने नहीं मानी तो मुझे मौत के घाट उतरना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेसी के तहत चुना गया एक नेता, उसको ये पता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी देश को छोड़ा नहीं, अपनी जनता को छोड़ा नहीं। तो उसकी जो लास्ट वर्डिंग थी, मैं आपको, क्योंकि वो जरूरी है, मैं बड़ा इससे प्रभावित हूं तो मैं आपको वो बोल के पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड, अपनी कंट्री के बारे में कह रहे हैं, आई हैव फेथ इन चाइल्ड एंड इट्स फ्यूचर। Chileans will overcome this dark and bitter moment when treason become dominant. You must never forget that sooner rather than later the grand avenues will be opened where free man will march on to build a better society. Long live child, long live the people, long live the workers. These are my last words and I have certainty that my sacrifice will not be in vain. खराब नहीं जाएगा मेरा sacrifice. I have certainty that at the least I will be a moral lesson to castigate felony, cowardice and treason. यानी कि वो कह रहे हैं कि उसको पता है कि मेरी लास्ट शब्द हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि जो मेरा जो बलिदान है, ये जितना भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो ये नफरत फैली हुई है, जो चाइल्ड के ऊपर जो एक आपदा हुई है, दिस विल बी ओवरकम सून, दिस इज माई ट्रस्ट, फेथ। और फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद 11 सितंबर 1973 को उसी जहां पर वो रेडियो के तहत जनता को संबोधन अपना कर रहे थे, वहीं पे बॉम्ब के साथ अटैक कर दिया जाता है और वहां पे उनको मार दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी थी तब क्या था, जब एक मिलिट्री ने अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उसकी जगह से हटा दिया, मरवा दिया। तो उसके बाद जीएपी ने क्या किया होगा, पिनोचेट ने क्या किया होगा, जितने भी डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे उन सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। लगभग 3000, ये तो ऑफिशियल डाटा है, 3000 लोगों को मरवा दिया और हजारों की संख्या में लोग जो है वो लापता हो गए, उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ है। ऐसी एक व्यक्ति का नाम जो आपकी बुक में है, वो आप सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि उनका लिंक है, एल्बर्टो बेचेलेट। मैं एक्चुअली जब भी बोलता हूं तो वो स्पेलिंग को याद करने के वे में बोलता हूं, अदरवाइज इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। एल्बर्टो बेचेलेट जो है वो उस समय एयरफोर्स के एक बड़े अधिकारी थे, तो वो भी बड़े सपोर्टर थे एलेंडे के। लेकिन अब उनको भी क्या हुआ, मतलब जेल में डाल दिया गया। उनकी पत्नी और उनकी एक गुड़िया थी, एक बच्ची थी उनको भी बहुत यातनाएं दी गई और उनको एग्जाइल में मतलब काफी यातनाएं दी गई। तो आने वाले समय में हुआ क्या, पिनोचेट ने अब सारा अपने कंट्रोल में कर लिया चीजों को। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 17 साल तक पिनोचेट ने चाइल्ड के ऊपर राज किया, है ना। कितनी क्रूरता रही होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई राइट नहीं है, कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है। जो प्रेस है उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होता है प्यारे बच्चों, जब प्रेस जो है, तो जब प्रेस के ऊपर जब हम यानी कि अगर प्रेस स्वतंत्र ना हो, जैसे अगर हमारे देश में हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ प्रेस में हम कई खबरें पढ़ते हैं उनके खिलाफ, तो जब सेंसरशिप लगी होती है किसी कंट्री में, तो वहां पर सरकार की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं छाप सकते हो। तो यानी लोगों तक सच्चाई भी नहीं पहुंचती है। तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल में कि सेंसरशिप क्या होता है, जब हम प्रेस के ऊपर कंट्रोल लगा देते हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग। तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है, ये वर्ड मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप जब आप पीछे देखेंगे अपनी ग्लोसरी में तो आपको ये वर्ड मिलेगा, सेंसर, राइट, सेंसर ही लिख दिया। मिलिट्री कूप आपको समझ में आ गया किस तरीके से पिनोचेट ने मिलिट्री कूप किया। फिर आपको समझ में आया कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियों को मिला के जब हम सरकार बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। फिर आपको रेफरेंडम, ठीक है। तो 17 साल तक पिनोचेट ने राज किया। 17 साल बाद लगभग 73 के बाद 80s में लगभग, तो उसको लगा कि अब मैं ना एक रेफरेंडम कराता हूं।
उसको ये लग रहा था कि अब मेरी जो है पॉपुलैरिटी अच्छी होगी है, लोग मतलब मुझे अच्छा मानने लगे हैं। तो उसने क्या किया, एक रेफरेंडम कराने की कोशिश की। अब रेफरेंडम क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, हम इंडिया में भी कई बार कई बुद्धिजीवी बोलते हैं कि हमें श्रीनगर में रेफरेंडम कराना चाहिए। देखो, एक तो होता है हम जब इलेक्शन में अपनी वोट डालते हैं, है ना, नहीं पता चलता किसने वोट डाली है, किसको डाली है, नोबडी, मतलब ये बताया भी नहीं जाता है। रेफरेंडम होता है जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, और मैं उन बच्चों से उन्हीं के सामने ओपनली उनसे पूछ रहा हूं कि आपको हाथ रेस करने हैं जो उसके पक्ष में, और नहीं तो जो नहीं पक्ष में हो, उसमें जो जीत के आएगा तो दैट डिसीजन विल बी टेकन। तो मैं अगर मान लो कह रहा हूं कि क्या हमें इस पीरियड में कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ और हमें बातें करनी चाहिए, अगर 7 बच्चे कहते हैं कि यस, तो वो जो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंडम। तो पिनोचेट को लग रहा था कि इस रेफरेंडम के बाद जो है चीजें विल बी इन अ गुड वे और मेरे ही फेवर में आएंगी। लेकिन वहां की जनता को पता था कि डेमोक्रेसी क्या है, उनके साथ कितनी यातनाएं हुई हैं, या जो सेक्रीफाइस था एलेंडे का, वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में था। और आप जब ये रेफरेंडम करवाया पिनोचेट ने, तो उसके बाद जो बहुत बुरी तरीके से पिनोचेट की हार हुई, और उसको धीरे धीरे मतलब, क्योंकि अब जब हारी हो गई है, रेफरेंडम के तहत हार हो गई है, आमने सामने हार हो गई है, तो फिर उसको अपना जनरल का पद भी, मिलिट्री भी, और उसको जो एज अ मिलिट्री डिक्टेटर वो रूल कर रहा था चाइल्ड को, उससे भी उसको हटना पड़ा। तो उसके बाद फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आई। तो मैंने जो आपको एयरफोर्स के ऑफिसर का जो मैंने नाम लिया था, एल्बर्टो बैचेलेट, उसी की बेटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो चाइल्ड की 33rd और 35th प्रेसिडेंट बनी, है ना। और आप उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो लेडी है, ये शी इज अ डॉक्टर, ये इन्हीं एल्बर्टो बैचेलेट की बेटी है। तो यानी कि आपने देखा, चाइल्ड में पहले डेमोक्रेसी थी, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, और उसके बाद दोबारा से रिस्टोर किया गया डेमोक्रेसी को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था अबाउट चाइल्ड, राइट। अब हम चलते हैं पोलैंड के बारे में। जैसे ही आप पोलैंड में जाओगे प्यारे बच्चों, अगेन पोलैंड के बारे में हमें थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ है। पोलैंड है यूरोप में प्यारे बच्चों, और पोलैंड है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, और उसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 में। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा यूरोप है जो खिचड़ी सी बनाता है। तो यहाँ पे पोर्चुगल है, ये स्पेन है, फ्रांस, ये जर्मनी, और ये पोलैंड, राइट, दिस इज पोलैंड। पोलैंड की जो कैपिटल है दैट इज वॉरशॉ। वॉर यानी युद्ध, WAR वॉर, और सॉ ऐसे W, देखना, वॉरशॉ। तो ये जो पोलैंड है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है। और मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, है ना, जो फर्स्ट लेडी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1902-3 में और 1911 में, और फर्स्ट ही वो ऐसी वुमेन थी जिनको 2 बार अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। कभी मैं ऐसी कोशिश रहेगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ सोशल साइंस में नोबेल प्राइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक इंस्पिरेशनल एक उसके बारे में है, जब आपको मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो जो पोलैंड है उसमें आपने 2 चीजें देखी प्यारे बच्चों, कि एक तो मैडम मैरी क्यूरी जो है वो वहीं के थे, और ये कोई मतलब छोटा नाम नहीं, शादी के बाद वो फ्रांस में गए थे। ठीक है, तो इस वजह जो बेसिक थे वो कहाँ से थे, पोलैंड से ही थे। तो जो पोलैंड है प्यारे बच्चों, अगेन इसमें भी हमें एक अच्छा नाम याद रखना है, और एक थोड़ा सा हमें जो नेगेटिव था, यानी हीरो एंड विलन। तो यहाँ पे लेच वेलेसा जैसी आप बोलेंगे तो ही वॉज अ गुड मैन। अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तो आपको, अच्छा मैं बता ही देता हूँ। लेच वेलेसा जो है 1976 में एक आम मजदूर है ये, है ना। इन्होंने क्या किया, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, फिर मिलिट्री रूल आया, और फिर क्या हुआ, दोबारा से डेमोक्रेसी आ गई। पोलैंड में क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे कम्युनिस्ट का रूल था। और कम्युनिस्ट क्या होते हैं, जो रशिया में भी कम्युनिस्ट है, जन्मदाता है रशिया कम्युनिस्ट का, फिर चाइना भी आपको पता है कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट में क्या होता है कि वहां पर एक ही पार्टी रूल करती है, और वही रूल करती है, लोगों का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, राइट। तो कम्युनिस्ट में जैसे आपको चाइना में पता है सी जिनपिंग, वो कह रहे हैं कि वो लाइफ लॉन्ग तक प्रेसिडेंट रहेंगे, नोबडी कैन क्वेश्चन हिम, राइट। तो ये जो चीज है कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो होती है जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, और वहां पे जनता अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो ये जो लेच वेलेसा, और यहाँ पे कोई भी यूनियंस नहीं बना सकते आप, मतलब जैसे
इंडिया में हम देखते हैं ट्रक यूनियन अलग है, किसानों की यूनियन अलग है, मजदूरों की यूनियन अलग है। तो किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में आपको यूनियंस नहीं मिलेंगी जो वर्कर्स के पक्ष के लिए लड़ती हैं, ऐसी कभी भी अलाउड नहीं होती है। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे आपने देखा चाइल्ड में जो अमेरिका है उसका एक इम्पैक्ट था पिनोचेट पे और उसके तहत उन्होंने उसको मोहरा बनाया। तो यहाँ पे पोलैंड में आप देखेंगे, पोलैंड जो है रशिया के नजदीक है और ये जो बात चल रही है ये यूएसएसआर के टाइम की बात है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज दिस यूएसएसआर, आपको पता भी होगा काफी बच्चों को, ये जो रशिया है प्यारे बच्चों, इसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था क्योंकि ये यूनाइटेड थी, 15 कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई थी। 1991 में इसमें से 15 देश अलग हुए थे, राइट, 15 टुकड़े हो गए थे और उसके बाद भी रशिया इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी रही होगी। तो 1991 यूएसएसआर डिवाइड होके फिर रशिया आ गया दरअसल, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली आपको समझ में आ गया जो पोलैंड है वो रशिया के नजदीक है, यानी रशिया का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था, वहां पे भी कम्युनिस्ट रूल था। और अगर कोई सरकार के खिलाफ जा रहा था तो यूएसएसआर क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री थी तो वो उसको दबा देती थी, मरवा देती थी या कुछ ऐसा कर दिया, यानी किसी न किसी का सपोर्ट था। जैसे वहां पे अमेरिका का था तो यहाँ पे यूएसएसआर का था। तो जो लेस वेलेसा है, ये जो यहाँ के अच्छे व्यक्ति हैं, ये एक वर्कर थे साधारण, और इन्होंने एक बार डिमांड की कि भी हमारी जो मतलब तनख्वाह को बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो इस वजह से इनको डिसमिस कर दिया गया था। अब डिसमिस कर दिया, अब इनको कोई लाइमलाइट में नहीं था। तो 80s में क्या हुआ, 1980 में, 76 की ये बात है जब इनको निकाला गया था। 80s में क्या हुआ कि एक महिला को वो डॉक, यानी जो डॉक आप समझते हैं ना, जो समुद्र में जो पोर्ट पे जो शिप्स होते हैं उसमें वो काम करती थी, उसको भी गलत तरीके से निकाल दिया। अब देखो, अब कम्युनिस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते हो जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी अब कब तक अत्याचार सहा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक थोड़ी सी इसके लिए विरोध प्रकट किया। आप जब यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑन 14 अगस्त 1980 वर्कर्स ऑपरेटर अ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टिसली डिसमिस्ड। तो वो जो एक क्रिएट हुआ माहौल, उसके बाद क्या हुआ, जो लेस वैली से था इसने उसको धीरे धीरे उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई और उसने धीरे धीरे क्या किया कि मतलब अपना एक प्रभाव, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और उनने सरकार को मजबूर किया धीरे धीरे कि भाई जब स्ट्रेंथ इतनी होगी कि भी जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको हटाया जाए। एक 21 मतलब कुछ डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, कुछ एग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत ये हुआ कि अब हमें ट्रेड यूनियन मतलब बनाने की अनुमति मिल जाएगी। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेल में डाले उन सबको आप निकालेंगे। तो ये जब सारे के सारे चीजें माननी पड़ी, उस समय जो वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको जनता ने नहीं चुना था, उनका नाम था जेरुजेल्स्की। जेरू यानी जहर, यानी कि खतरनाक, जनरल जेरुजेल्स्की। ये भी जनरल है, राइट, जनरल जेरुजेल्स्की। तो लेकिन यहाँ पे कम्युनिस्ट का रूल है। तो जनरल जेरुजेल्स्की ने क्या किया कि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन और साथ में एक यूनियन के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दी जिसका नाम रखा गया सॉलिडेरिटी। आप देख पा रहे होंगे सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता, एकता, सॉलिडेरिटी एकता। तो यानी उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई, लेस वेलेसा ने, ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यानी व्यापारों की एक यूनियन। तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सॉलिडेरिटी, और उसका क्या मतलब होता है, एकता। अब ये बात, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में जहां पे कम्युनिस्ट का रूल है कि कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी हो। तो लेस वेलेसा की वजह से वहां पे जो लोगों का आक्रोश था उससे क्या हुआ कि वो उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जो जेरुजेल्स्की था उसको लगा यार ये तो चीजें खराब हो रही है, यार रशिया की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से प्रेशर आया। तो उन्होंने इन सब चीजों को नल एंड वाइड कर दिया और कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ आपको पता ही है, मार्शल लॉ वो होता है जब मिलिट्री डायरेक्ट रूल ले लेती है, यानी कंट्रोलिंग पावर। जैसे अभी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हमारी पुलिस, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हमारी पुलिस जो है कर्फ्यू लगा देते हैं तो पुलिस ही उसको हैंडल करती है। लेकिन जब मार्शल लॉ लग जाता है किसी भी कंट्री में तो वहां पे उस समय पुलिस सब साइड हो जाती है। तो उस समय मिलिट्री डायरेक्ट रूल करती है, शूट एंड एट साइट, यानी कि अगर जो भी नहीं माना तो उसको पूरे अधिकार होते हैं उनको रौंद दें। तो इससे क्या हुआ कि उनकी मतलब फिर दोबारा से प्रिजनर्स को पकड़ना धकड़ना ये सब शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्शल लॉ,
मार्शल लॉ, है ना। यहाँ पे भी मैंने इसको अलग से कोशिश की आपको बताने की, दिस इज मार्शल लॉ। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, जैसे कम्युनिस्ट बताया, आपने कॉलिजन गवर्नमेंट बताया, है ना, रेफरेंडम बताया, राइट। तो इसी तरीके से ये क्या है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी आपको समझ में आ गया जब मिलिट्री डायरेक्ट रूल करती है। तो इससे क्या हुआ कि मतलब एक बार तो चीजें कंट्रोल में आ गई, लेकिन फिर धीरे 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 अब साथ में हमें ध्यान रखना है, हम इस समय कहां पे आ गए, 81 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, अब हम धीरे धीरे 89-88 तक आ गए, है ना। सॉलिडेरिटी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, वो जो एक ट्रेड यूनियन बनी थी, क्योंकि एक बार ओपन हो चुकी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 89 में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, जो यूएसएसआर है उसके टुकड़े हुए 1991 में, राइट। यूएसएसआर के टुकड़े हुए, विघटन हुए, और रशिया और 15 कंट्रियां उससे अलग हुई। तो इसमें क्या हुआ कि 89 तक आते आते रशिया अपने आप में ही बहुत कमजोर हो चुका था। आप समझ रहे हैं कि एक कंट्री के अपने ही टुकड़े हो रहे तो किसी और को कैसे संभाल सकता है। तो इस वजह से सॉलिडेरिटी तब तक, क्योंकि लोगों में आक्रोश बहुत हो चुका था और वो काफी मजबूत हो चुके थे। तो उसके बाद लेस वेलेसा ने, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये एक मतलब फाइनल एग्रीमेंट हुआ कि अब हमें फ्री इलेक्शन आप करवाने देंगे। और फ्री इलेक्शन में सॉलिडेरिटी एक पार्टी के तौर पे उभर कर आई। उन्होंने 100 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा और विक्ट्री उन्होंने 99 सीट्स पर अर्जित की, जीती। और उसके बाद वहां पर लेस वेलेसा जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट। फ्री इलेक्शन जो हुए उसके बाद जो वहां के प्रेसिडेंट बने लेस वेलेसा। बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, प्यारे बच्चे, इनके बारे में आप वैसे भी पढ़ेंगे, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, तो बहुत ही एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति इनकी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर आपने देखा प्यारे बच्चों मैंने लेस वेलेसा इज अ गुड मैन, जेरूजेल्स यानी जहर यानी कि विलन। फिर आपने देखा सॉलिडेरिटी का, मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट में पहली ऐसी वो थी। मार्शल लॉ क्या होता है ये मैंने कोशिश की। एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989 फॉर फ्री इलेक्शन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सॉलिडेरिटी कंटेस्टेड ऑल 100 सीट्स एंड वॉन इन 1990 अक्टूबर ऑल द 99 सीट्स। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि पोलैंड में क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, उसके बाद डेमोक्रेसी आई। तो यानी कि जो पिछले 100 सालों में डेमोक्रेसी, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी की तरफ जब वो बढ़ी है तो ये कोई एक स्ट्रेट रास्ता नहीं था, इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स थे। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम जी रहे हैं तो हमारे पास कितनी स्वतंत्रताएं हैं, है ना। और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है वहां पे आपने देखा लेस वेलेसा को कितनी यातनाएं, या उस महिला को कैसे किसी को भी डिसमिस कर देना। फिर आपने पिनोचेट को देखा, जब जहाँ पे मिलिट्री कूप होने के बाद जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है तो वहां पर लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, सेंसरशिप लग जाती है, कोई उनकी आजादी नहीं होती है, कोई उनकी स्वतंत्रता, उनके विचारों, उनके कल्चर, उनकी भाषा, उनके परिवार, किसी चीज का कोई कदर नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका पूरा चैप्टर है या जो पूरी बुक है ये डेमोक्रेसी के ऊपर है। इसलिए मैंने ये समझा कि भले हालांकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मेरा लग रहा है, लेकिन ये बेस बनाना आपका बहुत जरूरी था। तो प्यारे बच्चों अगली उसमें मैं कोशिश करूंगा और जिसमें जो मेन चीजें सिर्फ आपको मैं वो बताऊं ताकि आपको इसका चीज समझ में आ जाए। अगले चैप्टर्स में जब हमें कनेक्ट करना हो तो हम इससे कनेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ ही दिस इज फॉर योर क्लिक। आई होप you understood. Good luck. Love you all. God bless you.